Co-powered by अनमोल बिस्किट्स। अनमोल बटर बिस्किट, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। टीवी 9 भारतवर्ष पर 9 बजे 90 मिनट का नॉन स्टॉप प्राइम टाइम अब शुरू हो चुका है। फिक्र आपकी और परवाह देश की के साथ हम हाजिर हैं। मैं हूं निशान चतुर्वेदी। आपको देश और दुनिया की खबरों को फिक्र के लेंस से हम दिखाने आ रहे हैं। और नमस्कार, मैं हूं पद्मजा जोशी। रात 9:50 पर आपके लिए परवाह देश की लेकर आऊंगी, जिसमें हम देश के सबसे ज्वलंत मुद्दों की परवाह करेंगे। सबसे पहले आपको बताता हूं कि आज फिक्र आपकी में हमारा फोकस किन किन खबरों पर है। पहली खबर के केंद्र में राहुल गांधी हैं। उन्होंने अमेरिका से लोकसभा चुनाव की निष्पक्षता पर बड़े सवाल उठाए हैं और बीजेपी पर बड़े हमले किए हैं। इस पर अमेरिका से दिल्ली तक राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है। इसके बाद हम हरियाणा चलेंगे और कांग्रेस की कुमारी सैलजा जो है, उनके जो एक फैक्टर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा में कुमारी सैलजा फैक्टर क्या है, यह आपको जरूर समझना चाहिए। उन्होंने टीवी 9 भारतवर्ष से मुझसे खास बातचीत में कहा है कि वो दलित हैं और सीएम बनने की हकदार हैं। इसके बाद कांग्रेस में उथल पुथल है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको जरूर जाननी चाहिए। हमारे पास एक बड़ी खबर मुजफ्फरनगर से भी है। यहां हिंदू मोहल्ले में एक मुस्लिम व्यक्ति ने मकान खरीदा तो बवाल मच गया। हिंदू मुस्लिम वाली चिंगारियों से भरी ये खबर और इससे जुड़े गंभीर सवाल थोड़ी देर में आपके सामने होंगे। वैसे यूपी में मदरसों को लेकर भी एक बड़ा डेवलपमेंट है। यहां 513 मदरसों ने अपनी मान्यता को सरेंडर किया है। इनमें से ज्यादातर मदरसे अब बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता लेने की कोशिश में हैं। अब ये मदरसे आगे चलकर स्कूल हो जाएंगे। आज हमने फिक्र की एक फाइल iPhone 16 सीरीज पर भी तैयार की है। भारत में एप्पल ने इस फोन के साथ किस तरह एक बड़ा दांव खेला है। iPhone 15 के मुकाबले iPhone 16 में नया क्या है, अलग क्या है, एप्पल ने इस बार भारत में आईफोन कितना सस्ता किया है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं। और अब से कुछ घंटे बाद अमेरिका में ट्रंप और कमला हैरिस में पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट होगी। इस शब्द युद्ध पर दुनिया की नजरें हैं। हमारी रिपोर्ट भी तैयार है। और इमरान की तारीफ से पाकिस्तान में जनरल मुनीर क्या इतने नाराज हो गए कि अपने ही राज्य के एक सीएम को गायब करा दिया। सीमा पार से यह बड़ी खबर आपको जरूर देखनी चाहिए। परवाह देश की अब बात करते हैं और उसमें भी हमने 3 खबरें चुनी है। परवाह देश की में आज आपको 3 ऐसी खबरें दिखाएंगे जिन्हें देखना आपके लिए बेहद जरूरी है। पहली खबर इंडियन रेलवे के खिलाफ गहरी साजिश से जुड़ी हुई है। पहले कानपुर और अब अजमेर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश। इसको हम साजिश इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये संयोग तो नहीं हो सकता, पर इस साजिश के पीछे है कौन जो भारत की लाइफलाइन को बेपटरी करने की साजिश में जुटा है। ठीक 9:50 पर भारतीय रेलवे के इस विलन को एक्सपोज करेंगे। रात 10:05 पर आज आप बॉर्डर पार मणिपुर के गुनाहगारों को देखेंगे। मणिपुर में ड्रोन और रॉकेट से हमले हो रहे हैं। क्या ये कुकी और मैतेई विद्रोहियों के पास हथियार आ तो रहे हैं, पर कहां से आ रहे हैं? मणिपुर हिंसा के पीछे बहुत बड़ी विदेशी साजिश का जो पता चला है उसका विश्लेषण हम करेंगे। और तीसरी खबर है, क्या पाकिस्तान में बांग्लादेश से भी बड़ी बगावत होने वाली है? क्या पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना के बड़े अफसरों को देश छोड़ना पड़ेगा? पाकिस्तान में कैसे एक मुख्यमंत्री को गायब कर दिया गया, ये देखिएगा रात 10:20 पर। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अब वक्त है 2 मिनट में देश की 9 बड़ी खबरें और बड़ी तेजी से जानने का। आइए देखते हैं। मणिपुर की राजधानी इंफाल में हिंसा के बीच सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। अगले 2 दिन राज्य के सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने का निर्देश। 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद। आज इंफाल ईस्ट और इंफाल वेस्ट जिले में कुछ देर के लिए कर्फ्यू में दी गई थी ढील, वो वापस ले ली गई है। टेरर फंडिंग केस में बंद इंजीनियर राशिद को अंतरिम जमानत मिली है। 2 अक्टूबर तक एनआईए कोर्ट ने दी जमानत। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कर सकेंगे प्रचार। जेल में रहते हुए उमर अब्दुल्ला को हराया था लोकसभा चुनाव। और राजस्थान के अजमेर में मालगाड़ी को डिरेल करने की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर 70 किलो वजन वाले सीमेंट के 2 ब्लॉक रखे गए। मालगाड़ी का इंजन सीमेंट ब्लॉक तोड़ते हुए आगे निकला और किसी तरह बड़ा हादसा होने से टल गया है।
यूपी के कानपुर में कालिंदी एक्सप्रेस को डिरेल करने का मामला। आज 20 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है पूछताछ। जांच एजेंसियों को आईएसआईएस के खुरासान मॉड्यूल का हाथ होने का शक। उत्तर प्रदेश में 513 मदरसों ने सरेंडर की मान्यता। मदरसा बोर्ड ने कार्रवाई के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन भेजा। बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता की तैयारी। मान्यता मिलने के बाद मदरसे स्कूल बन जाएंगे। शिमला के संजौली में मस्जिद विवाद के बाद कल हिंदू संगठन का प्रदर्शन। इलाके में बाहर से आए लोगों का दोबारा वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन। विरोध के बाद बिना रजिस्ट्रेशन रह रहे बाहरी लोगों का मुद्दा उठाया गया था। केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग वाली चिट्ठी गृह मंत्रालय को भेजी गई। दिल्ली बीजेपी के विधायकों ने राष्ट्रपति को लिखी थी चिट्ठी। दिल्ली में संवैधानिक संकट का दिया था हवाला। आतिशी ने कहा, केजरीवाल से डरती है बीजेपी। जो राम को लाए हैं, भजन गाने वाले कन्हैया मित्तल का यू टर्न। बीजेपी नेताओं से मुलाकात के बाद कांग्रेस में जाने से इनकार। कहा, फैसला वापस ले रहा हूं, सभी से माफी मांगता हूं। सेबी प्रमुख पर कांग्रेस का नया दावा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दर्ज अगोरा एडवाइजरी कंपनी से माधवी और उनके पति का कनेक्शन बताया। माधवीपुरी ने कहा था, सेबी से जुड़ने के बाद कंपनी निष्क्रिय। पवन खेड़ा ने कहा, कंपनी में अब भी 99% हिस्सेदारी। ओए, जाके से खड़ी की पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। पार्किंग यार कहीं भी लगा ले। पहली बड़ी खबर आपके सामने जो आ रही है, आज सबसे पहले फिक्र की राजनीतिक फाइल्स खोलते हैं, जिसका फोकस अमेरिका में राहुल गांधी के राउंड 2 पर है। वैसे अभी अमेरिका में चुनाव का सीजन है, थोड़ी देर में प्रेसिडेंशियल डिबेट भी होने वाली है, जिसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी राहुल गांधी पर फोकस करते हैं। राहुल ने वहां कुछ ऐसे ज्वलंत मुद्दे छेड़ दिए जिनसे दिल्ली तक फिर से खलबली मच गई है। दिन भर राहुल गांधी और उनके बयान ट्रेंड करते रहे, विवाद होता रहा, बयानों के तीर चलते रहे। दरअसल टेक्सास से अपनी यात्रा शुरू करने वाले राहुल गांधी अब वॉशिंगटन डीसी पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन डीसी गढ़ है अमेरिकन पॉलिटिक्स का। राउंड 2 में राहुल गांधी ने जिन 3 बड़े मुद्दों पर अपने विचार रखे, उनके कीवर्ड्स क्या है? नियंत्रित चुनाव, आरक्षण, सिख समुदाय, 56 इंच का सीना, डर और भगवान। सबसे पहले चर्चा राहुल गांधी के उस बयान की जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर देश में निष्पक्ष चुनाव होते तो बीजेपी 240 सीट के करीब भी नहीं पहुंच पाती। चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला किया। राहुल बोले, 56 इंच का सीना, भगवान से सीधा संबंध, यह अब इतिहास है। प्रधानमंत्री मोदी का डर खत्म होने वाले नैरेटिव को राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। वो भारत में भी कई बार कह चुके हैं, अमेरिका में उनका यह बयान उसी का एक्सटेंशन है। कुल मिलाकर सोमवार को आरएसएस पर हमले के कारण वो सुर्खियों में थे। आज चुनाव, आरक्षण और मजहबी आजादी वाले बयान पर हंगामा मचा हुआ। चुनाव की चर्चा हो गई है तो अब जिक्र आरक्षण का कर लेते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण में SC/ST वर्ग के उप वर्गीकरण पर फैसला दिया था, जिस पर अब तक हंगामा मचा हुआ है। इसी हंगामे के बीच राहुल गांधी अमेरिका में आरक्षण पर कुछ ऐसा बोले जिससे नया तूफान खड़ा हो गया। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। मैं आपको फिर से यह सवाल बता रहा हूं। वॉशिंगटन डीसी के जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में राहुल से पूछा गया कि भारत में आरक्षण कब तक चलेगा। राहुल ने जवाब दिया, हम आरक्षण खत्म करने के बारे में तभी सोच सकते हैं जब भारत एक निष्पक्ष स्थान बन जाए, और भारत अभी निष्पक्ष जगह नहीं है। आजादी के बाद भारत की राजनीति में अगर टॉप 3 बड़े और ज्वलंत मुद्दों की बात की जाए तो आरक्षण उनमें से एक है। बड़े बड़े नेता भी इस पर सीधे बोलने से बचते रहे हैं। ऐसे में राहुल ने जब अपने विचार रखे तो देश में हलचल तेज हो गई। यूपी की पूर्व सीएम मायावती इस बयान पर भड़क गईं। सोशल मीडिया पर उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी और कहा कि कांग्रेस वर्षों से आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र में लगी है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें। यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। राहुल के खिलाफ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि आरक्षण को समाप्त करना तो दूर, कोई उस प्रावधान से छेड़छाड़ करने की भी नहीं सोच सकता। आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस का चुनावी जुमला है, जिससे हम सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। कांग्रेस की सोच शुरू से आरक्षण विरोधी रही है। आज आरक्षण पर कैसे अमेरिका से दिल्ली तक बयानों की बाढ़ चले। अमेरिका में कहा है को बीजेपी के लोग कैसे तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं वो मैं नहीं जानता। राजनीतिक विवाद का तीसरा बड़ा कारण सिखों पर राहुल गांधी का दिया गया एक बयान है। राहुल गांधी ने धार्मिक आजादी के बहाने मोदी सरकार को टारगेट किया। उन्होंने सवाल उठाया कि भारत में सिख समुदाय को पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी या नहीं। राहुल की इस बात के विरोध में 1984 वाला नैरेटिव आ गया। जाहिर है इस पर विवाद होना ही था। अगर कभी सिख कम्युनिटी में मेरे भाइयों को पगड़ी पहनने से के बारे कुछ चिंता हुई होगी तो एक ही समय हुई जब राहुल जी के फादर प्रधानमंत्री थे और उस समय हमारे कम्युनिटी के 3000 लोग कोल्ड ब्लड में उनका कत्लेआम हुआ, घरों से निकाले गए, उनके कंधे पे टायर्स पहने के और जलाए गए अलाइव। जहां तक सिखों को लेके भाजपाइयों का सवाल है, उन्होंने तो पाकिस्तानी कहा, सिखों को खालिस्तानी कहा, आतंकवादी कहा। क्या क्या नहीं किया उनके साथ, क्या क्या नहीं किया किसान आंदोलन में। तो बीजेपी सिखों के प्रति किस तरीके की दुर्भावना रखती है किसी से छुपा थोड़ी है। गुरुद्वारे में जा सकते हैं आप, इधर भी सरदार हैं, इधर भी सरदार हैं, सबने पगड़ियां पहन रखी है और इनके केश काटने का, बाल काटने का काम हुआ था। इनका हत्या हुई थी, इन पर अत्याचार हुए थे, महिलाओं के साथ अपराध सिख बहन बेटियों के साथ हुआ तो कांग्रेस के राजीव गांधी जी के नेतृत्व के अंतर्गत हुआ। राहुल गांधी 4 दिनों से अमेरिका की यात्रा पर हैं। 2 दिन में उनके जितने कार्यक्रम रहे हैं उसमें दिए गए भाषण पर भारत में राजनीतिक हंगामा है। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि राहुल विदेश में जो कहते थे उस पर भारत में विवाद होता था। बीजेपी आरोप लगाती है कि वो विदेश में भारत को बदनाम करते हैं, जबकि कांग्रेस कहती है कि राहुल मोदी सरकार का सच बताते हैं। हालांकि राजनीति में सच और बदनाम करने के आरोपों के बीच बड़ी महीन लाइन होती है। इसे सही से इस्तेमाल कर लेना ही राजनीतिक कुशलता है। इसी कुशलता के जरिए राहुल अपने वोटरों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब होते दिख रहे हैं। वैसे राजनीति में कामयाबी का पैमाना चुनाव में जीत और सिंहासन है, जो अब भी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के पास ही है। इस सबसे इतर अब एक अलग खबर की ओर चलते हैं, जिस खबर के बाद तूफान मचा है। एक ऐसा इंटरव्यू हमने लिया जो अब हर जगह चर्चा का विषय है। राहुल गांधी के बाद अब फिक्र का फोकस विधानसभा चुनाव पर करते हैं। बात हरियाणा की करते हैं। यहां आज कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा की ओर से एक बड़ा बयान आया है। TV9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने खुद के दलित होने का कार्ड चला। मैंने और मेरे सहयोगी कुमार विक्रांत ने उनका यह इंटरव्यू लिया था और हमने उनसे सीधा सवाल पूछा, हरियाणा में सीएम कौन बनेगा, भूपेंद्र हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा? तो हमारे इस सवाल के जवाब में उन्होंने जो जवाब दिया उससे हम भी चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह फैसला आलाकमान करेगा और मैं दलित हूं तो क्या हरियाणा में कोई दलित सीएम नहीं बन सकता है? सबसे पहले आप उनका यह बयान सुनिए, इसके बाद हम उनके इस बयान को फिक्र के लेंस से देखेंगे, समझेंगे कि क्या यह हरियाणा में कांग्रेस के अंदर हुड्डा वर्सेस सैलजा की बिग फाइट है या दिल्ली से बैठकर 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने की कोई सियासी चाल चली गई।
सीधा सवाल है मैम, सीधा सवाल है, क्या कुमारी सैलजा इतने दिन राजनीति में रहने के बाद अब उनको लगता है कि वो भी मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं, बन सकती हैं? इज इट अ बैड थिंग? बट क्या ये आपकी इच्छा है? देखो, हर एक की इच्छा होती है, क्यों नहीं होगी? अपनी इच्छा मतलब ये तो नहीं है ना कि कुछ ही लोग इच्छा जाहिर करें और बाकी सब बैठे। क्यों? ये तो इट्स एन ओपन फील्ड, हाई कमांड हैज टू डिसाइड, ऑल ऑफ अस हैव टू वर्क। रणदीप सुरजेवाला भी कह रहे हैं वो भी बनना चाहते हैं, हुड्डा जी। देखो, मैं किसी और पर क्यों टिप्पणी करूं? मैं तो अपनी बात कह सकती हूँ कि इतना समय है, लोग भी हैं, सब कुछ है और काम करने की इच्छा है। दलितों की बार बार राहुल गांधी बात करते हैं कि उनका उत्थान होना चाहिए, तो क्या हरियाणा जैसे राज्य को एक दलित मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहिए? देखो, इसमें अगेन दो बातें हैं। एक तो दलित मैं हूँ और इसका मुझे गर्व है। एक समुदाय से मैं आती हूँ और हमको कई पीढ़ी लगी है कि आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो ये तो एक चीज है कि भाई मुख्यमंत्री बनना, इच्छा रखना, इसमें कौन सी मतलब रादर देन बीइंग ऑन द बैक फुट, फ्रंट फुट पे खेलने में क्या दिक्कत है? कुमारी सैलजा से ये बातचीत करते वक्त मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि हरियाणा में प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, यानी कि कई दावेदार हैं, कई दिग्गज नेता हैं? तो उन्होंने कहा ये तो अच्छी बात है और ये बीजेपी के लिए सबसे बड़ा खतरा है। TV9 भारतवर्ष पर कुमारी सैलजा के इस बयान ने हरियाणा कांग्रेस की फिक्र बढ़ा दी है, या फिर ये बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का कोई माइंड गेम है? इसे डिकोड करने से पहले आपको जानना चाहिए कि कांग्रेस नेता कुमारी सैलजा का हरियाणा की राजनीति में कद कितना बड़ा है और हरियाणा में दलित फैक्टर कितना प्रभावी है। कुमारी सैलजा हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के टिकट पर सिरसा सीट से सांसद चुनी गई। हरियाणा में 22% जाट वोटर के बाद दूसरे नंबर पर 20% दलित मतदाता है। यहां की कुल 90 सीटों में से 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित है। और कुमारी सैलजा के बारे में कहा जाता है कि दलित वोटरों में उनका अच्छा खासा प्रभाव है। यही कारण है कि उन्होंने इस बार खुद भी विधानसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा जताई और बीते शुक्रवार को कांग्रेस के 32 उम्मीदवारों की पहली सूची में कुमारी सैलजा के 4 समर्थकों को टिकट मिलने से उनके हौसले बुलंद हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या है, हमने उनसे यह सवाल भी पूछा कि क्या आपको नहीं लगता कि हुड्डा जी की पसंद के ज्यादा लोगों को टिकट मिला है तो इससे क्या दावेदारी पर असर पड़ेगा? तो उनका जवाब जानते हैं आप क्या है? उनका जवाब था कि एक जमाने में भजन लाल के समर्थकों को भी ज्यादा टिकट दिया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री हुड्डा बने थे। खैर, क्या इसीलिए उन्होंने खुद को बतौर सीएम प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है? और क्या यह पार्टी में दबाव बनाने वाली उनकी कोई रणनीति है? क्योंकि यह बात हर किसी को मालूम है कि हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा है। उनका असर करीब 60 से 65 विधानसभा सीटों पर माना जाता है। शायद इसीलिए कांग्रेस पार्टी ने अब तक मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा घोषित नहीं किया है। ऐसे में बीजेपी कुमारी सैलजा के इस बयान को कौन से राजनीतिक चश्मे से देख रही है, इसका जवाब आप खुद केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल से सुनिए। की दुविधा ये है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ही प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। बाप कहता मैं बनूंगा, बेटा कहता मैं बनूंगा, बुआ कहती मैं बनूंगी, तो ये सब अपने अपने तरीके से कहते हैं सब बनेंगे। अब कैसे बनेंगे और क्या द्वंद मचेगा, ये अनुमान आप भी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। यानी बीजेपी इसे कांग्रेस की गुटबाजी मान रही है। हरियाणा कांग्रेस को हुड्डा वर्सेस सैलजा खेमे में बटी हुई देख रही है। बीजेपी के अनुसार आने वाले दिनों में हुड्डा और सैलजा की राजनीतिक लड़ाई और तेज हो सकती है। लेकिन फिक्र में सैलजा के बयान पर अंदर की खबर क्या है, इसे आप 3 एंगल से देख सकते हैं। कांग्रेस अब तक 2 लिस्ट जारी कर चुकी है, 41 कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं और सैलजा के बयान का पहला सियासी फैक्टर यह है कि वो शायद दबाव डालने की रणनीति अपना रहे हैं। कांग्रेस की ओर से घोषित होने वाली बाकी की 49 प्रत्याशियों की अगली सूची में अपने समर्थकों को ज्यादा टिकट दिलवाना चाहती हैं, ऐसा हो सकता है। दूसरा फैक्टर है भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा, दोनों ही सीएम की कुर्सी के बड़े दावेदार हैं, लेकिन कुमारी सैलजा के साथ रणदीप सुरजेवाला भी दावेदारी ठोक रहे हैं। दोनों को एक ही गुट का माना जाता है। सैलजा दलित नेता है तो रणदीप सुरजेवाला जाट नेता है, यानी कि उनकी ओर से आला कमान को एक कॉम्बो पैकेज देने की कोशिश है। हालांकि दोनों ही गुट से यह भी कहा जा रहा है कि अंतिम फैसला आला कमान लेगा। और तीसरा फैक्टर खुद आला कमान है, जो शायद सैलजा और हुड्डा दोनों ही खेमे से सीएम की दावेदारी का मैसेज अपने अपने समाज में पहुंचवाना चाहता है, ताकि अंत तक सस्पेंस बना रहे और जाट दलित दोनों के वोट कांग्रेस को मिल सके, जैसा कि लोकसभा चुनाव के नतीजों में देखने को मिला था।
लेकिन जानकारों के अनुसार यह रणनीति विधानसभा चुनाव में बैकफायर भी कर सकती है, क्योंकि हरियाणा में इस दांव से जाट वर्सेस दलित का मैसेज भी जा सकता है, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश करेगी। हालांकि एक और फैक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्या कांग्रेस एक सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बारे में सोच रही है अगर वो चुनाव जीत जाती है तो? हाइपोथेटिकल है, लेकिन यह सवाल कई एक्सपर्ट्स पूछ रहे हैं और इसके बारे में बातचीत भी कर रहे हैं। वैसे हरियाणा से आज हमारे पास बीजेपी खेमे से भी बड़ा अपडेट है। बीजेपी ने आज प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। दूसरी लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नाम हैं, यानी कुल मिलाकर बीजेपी ने अब तक 87 कैंडिडेट्स घोषित कर दिए हैं। पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। अगली खबर आप सब जानना चाहेंगे क्या है, उसके लिए मुझे अपना फोन निकालना पड़ेगा। आईफोन, यही है अगली खबर। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल और विश्व का मैन्युफैक्चरिंग अड्डा बन रहे नए भारत की संभावनाओं से जुड़ी है। यह खबर है उस आईफोन 16 की, जिसे लंबे इंतजार के बाद एप्पल की तरफ से लॉन्च कर दिया गया है। इस सीरीज के तहत 4 मॉडल्स को एप्पल ने लॉन्च किया है। इसीलिए हमने आज इस खबर पर आपके लिए फिक्र की 3 फैक्ट फाइल तैयार की है। निश्चित तौर पर यह आधा कटा हुआ एप्पल पाने की चाहत कई दर्शकों के मन में होगी, तो अब इस खबर को मिस मत करिए। हम आपको बताएंगे कि आईफोन 16 में इस बार नया क्या है और यह आईफोन 15 से कितना अलग है। मेरे पास आईफोन 15 है वैसे। फिर हम आपको बताएंगे कि आईफोन 16 भारत में कब से मिलेगा और कीमत क्या होगी। और इसके बाद एप्पल का भारत प्रेम दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर एप्पल को भारत में इतनी संभावनाएं क्यों दिख रही हैं। सबसे पहले हम आपको आईफोन 16 के बारे में कुछ जरूरी और आपके काम की जानकारी दे देते हैं। सोमवार को आईफोन 16 सीरीज के 4 मॉडल लॉन्च किए गए हैं। वैसे एक बहुत 2 शानदार घड़ियां भी लॉन्च की गई हैं, ईयरपॉड्स भी लॉन्च किए गए हैं, लेकिन हम आईफोन 16 सीरीज की बात करते हैं। इसमें आईफोन 16, आईफोन 16 प्लस, आईफोन 16 प्रो और आईफोन 16 प्रो मैक्स शामिल है। लेकिन इनकी कीमत कितनी है भाई, सबसे पहले तो यही देखना चाहिए। आईफोन 16 के 128 GB वेरिएंट की कीमत सबसे कम 79,900 रखी गई, 79,900 रुपए, यानी करीब 80,000 रुपए। इसके अलावा 16 प्लस के 128 GB के वेरिएंट की जो कीमत है वो करीब 89,900 रुपए, करीब 90,000। अब ध्यान से देखिएगा, आईफोन 16 प्रो का 128 GB का वेरिएंट 1,19,900 रुपए का है, जो कि भारत में अमेरिका से सस्ता होगा। यस, सोचिए, जबकि आईफोन 16 प्रो मैक्स को में जो 128 GB का वेरिएंट है वो नहीं है। इसका बेस मॉडल ही 256 GB का है, जिसकी कीमत 1,44,900 रुपए है। वैसे आपके मन में एक सवाल यह भी होगा कि आईफोन 16 भारत में कब से मिलेगा। तो 13 सितंबर शाम 5:30 बजे से इसकी प्री बुकिंग शुरू हो जाएगी और इसके अलावा 20 सितंबर से आईफोन 16 भारत में एप्पल स्टोर पर मिलने लगेगा। अब हम आपको आईफोन 16 के इस लॉन्च की एक खास बात बताते हैं, जो लोगों के बीच चर्चा का विषय है और इसे काफी पसंद भी किया जा रहा है। इस बार आईफोन 16 के प्रो सीरीज की कीमत आईफोन 15 के मुकाबले 15,000 रुपए कम है। जब 22 सितंबर 2023 को आईफोन 15 सीरीज लॉन्च हुई थी, तब एक टीबी यानी 1 टेराबाइट स्टोरेज वाले प्रो मैक्स की कीमत 1,99,900 रुपए थी, जबकि इस बार आईफोन 16 प्रो मैक्स को लॉन्च किया गया है तो 1 टेराबाइट यानी 1 टीबी वाले इस फोन की कीमत 1,84,900 रुपए की गई है, यानी 15,000 सस्ता कर दिया गया है। अब ध्यान से यह भी देखिए कि आईफोन 16 आईफोन 15 की तुलना में कितना बदल गया है और इसमें कौन से नए फीचर जोड़ दिए गए हैं। इंटरेस्टिंग है। डिस्क्लेमर पहले दे देता हूं मैं आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट खेल है प्रोसेसर का, और दूसरा जो सबसे इंटरेस्टिंग बात आईफोन 16 और 15 में होने वाली है वो है एआई। पहले हम आपको आईफोन 15 और आईफोन 16 के बीच का फर्क दिखाते हैं कि इस बार क्या अपडेट हुआ है। जैसे कैमरा आईफोन 16 और 15 की तुलना में पहले से काफी बेहतर हो गया है। फ्रंट कैमरा एक जैसा है, बैक कैमरे की बात हो रही है। आईफोन 15 में कैमरा कंट्रोल के लिए कैप्चर बटन नहीं दिया गया है, एक नया बटन आ गया जो आईफोन 16 में दिया गया है। बड़ा इंटरेस्टिंग है वो।
आईफोन 16 में A18 चिप मिलेगा जो सेकंड जनरेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, जबकि आईफोन 15 में A16 चिप मिलती थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस चिप से AI का जो एक्सपीरियंस है उसमें फर्क आएगा। इस बार आईफोन 16 में बैटरी को भी पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन अब की बार आईफोन 16 में सबसे खास फीचर एप्पल इंटेलिजेंस का है, AI, जो आईफोन 15 सीरीज में नहीं थे और शायद आएंगे भी नहीं क्योंकि चिप पुराना है। हालांकि दोनों ही मॉडल में स्क्रीन साइज सेम है। हम आईफोन 15 और 16 की बात कर रहे हैं, आईफोन 15 प्लस और 16 प्लस की बात कर रहे हैं। आईफोन 15 और आईफोन 16 में एक ही स्क्रीन साइज है, 6.1 डायगोनली। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग आईफोन 16 में पहले से तेज है, जबकि आईफोन 16 में और आईफोन 15 की तुलना में दोगुनी मजबूत स्क्रीन भी दी गई है। इसी तरह हम आपको आईफोन 15 प्रो मैक्स और आईफोन 16 प्रो मैक्स के बीच का फर्क बताते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। और इसमें भी सबसे बड़ा फर्क है आईफोन 16 प्रो और आईफोन 15 प्रो में। जैसे आईफोन 16 प्रो मैक्स के कैमरा आईफोन 15 प्रो मैक्स की तुलना में बहुत बेहतर है। आईफोन 15 प्रो मैक्स में कैमरा कंट्रोल के लिए कैप्चर बटन नहीं दिया गया था, जो आईफोन 16 प्रो मैक्स में दिया गया है। आईफोन 16 प्रो मैक्स में A18 प्रो चिप मिलेगी, जबकि आईफोन 15 में प्रो मैक्स में A17 प्रो चिप मिलती थी, A17 चिप मिलती थी। इस बार आईफोन 16 प्रो मैक्स में बैटरी को भी पहले से बेहतर बनाया गया है, लेकिन अब की बार आईफोन 16 प्रो मैक्स में भी एप्पल इंटेलिजेंस का फीचर है। हालांकि यह फीचर आईफोन 15 प्रो मैक्स में भी था, लेकिन उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ता था। इसी तरह आईफोन 16 प्रो मैक्स में स्क्रीन को भी थोड़ा बढ़ा दिया गया है, 6.9 इंचेस, पहले 6.7 थी। ये फर्क देखिए अब आप। मैं प्रो मैक्स की बात कर रहा हूं, और अगर प्रो की बात करूं तो पहले वाले में 6.1 थी, प्रो में 15 प्रो में, और अब 16 प्रो में 6.3 हो गई है। इसके अलावा हालांकि फोन बड़ा नहीं हुआ है, स्क्रीन बड़ी हो गई है, बेजल्स कम कर दिए गए हैं। इसके अलावा वायरलेस चार्जिंग और मजबूत स्क्रीन को भी आईफोन 16 प्रो मैक्स में बेहतर बनाया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जो वीडियो कैमराज है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की गई है, ऑडियो जो है उसमें बहुत बड़ी तब्दीली की गई है, और जो वॉइस नोट्स हैं उसमें एक बार में 2-2 ट्रैक्स आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। सोचिए आपका ऑडियो रिकॉर्डेड है, उसमें आप गिटार भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें की गई हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल अपने प्लान में नए भारत की शक्ति को पहचानते हुए इसकी भूमिका बढ़ा रही है, और भारत में इसे टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में अपने बूस्टर के तौर पर देखा जा रहा है। इसीलिए भारत एप्पल का नया टेक अड्डा बन रहा है। वो एक मुल्क है ना जिसका नाम था चीन, हमेशा आईफोन पे लिखा रहता था डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चरिंग इन चीन। अब क्या होगा? डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया, मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, और वो भी लेटेस्ट आईफोन्स। इसे आप ऐसे समझिए कि साल 2021 में भारत में दुनिया के 1% आईफोन बनते थे, लेकिन साल 2023 तक यह आंकड़ा 1 से बढ़कर 7% तक पहुंच चुका है, जबकि वर्ष 2025 में एप्पल 25% आईफोन भारत में बनाने का प्लान बना चुका है, और वो इसलिए क्योंकि भारत में एप्पल का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है, कई बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के जरिए मिले आंकड़ों के मुताबिक 2021-22 में एप्पल ने 33,381 करोड़ रुपए का कारोबार किया था, जो 2023-24 में बढ़कर 67,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यानी भारत में एप्पल का कारोबार डबल हो चुका है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब फोन्स भी लोग लोन्स पर लेते हैं, अलग अलग क्रेडिट स्कीम्स होती हैं, उसको भी भारत में जो इंकरेजमेंट मिला है उससे भी एप्पल का बिजनेस बूस्ट हुआ है। मतलब भारत में एप्पल की टेक शक्ति के नए नए दरवाजे खुल रहे हैं, जो भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। लेकिन अब जिस मुल्क का एप्पल है वहां पर चलते हैं और देखते हैं कि बिग एप्पल में क्या होने वाला है। हम बात अमेरिका में 2 महीने बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की कर रहे हैं। अमेरिका में 34 करोड़ से ज्यादा अमेरिकियों की फिक्र यही है कि आखिर वो अपना राष्ट्रपति किसे चुनेंगे। अब से कुछ घंटों बाद अमेरिका में प्रेसिडेंशियल डिबेट होने वाली है। आज की रात यकीन मानिए हम सभी लोगों की नजर टीवी पर होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी। इसमें सीधी टक्कर डोनाल्ड ट्रंप और पहली बार राष्ट्रपति पद की रेस में शामिल कमला हैरिस के बीच में होगी। डोनाल्ड ट्रंप को कमला हैरिस ऑलरेडी पछाड़ चुकी हैं, डिबेट में नहीं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अब डोनेशंस इकट्ठे किए हैं चुनाव लड़ने के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने ऑलरेडी पीछे कर दिया। लेकिन अब डिबेट में क्या होगा? डोनाल्ड ट्रंप पहली प्रेसिडेंशियल डिबेट में जो बाइडेन से जीत चुके हैं,
लेकिन अब बाइडेन रेस से बाहर हैं, तो दूसरी प्रेसिडेंशियल डिबेट में उनके सामने डेमोक्रेट्स की उम्मीदवार कमला हैरिस हैं। पहले इस डिबेट की खास बातें जान लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है। इस डिबेट से पहले कोई ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं होगा। ट्रंप और हैरिस को अपने साथ लिखित नोट्स रखने की इजाजत नहीं होगी, यानी सब कुछ एक्सटेम्पोर होगा। यह लाइव डिबेट 90 मिनट की होगी, जैसे हमारा यह 90 मिनट का शो है। इस डिबेट का लाइव टेलीकास्ट एबीसी न्यूज, डिज्नी प्लस, हुलू और फॉक्स न्यूज पर होगा। यह लाइव डिबेट फिलाडेल्फिया के नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर में होगी। इस डिबेट में कोई लाइव ऑडियंस नहीं होगी। जब एक उम्मीदवार बोल रहा होगा तब दूसरे उम्मीदवार का माइक बंद रहेगा। आपको बताना जरूरी है कि डिबेट से पहले होने वाला टॉस डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं, यानी डिबेट के आखिर में ट्रंप बोलेंगे और फिर डिबेट खत्म हो जाएगी। आमतौर पर कहा यह जाता है कि जो डिबेट के आखिर में बोलता है, यानी जो क्लोजिंग रिमार्क्स देता है, वो वोटर्स पर अपना ज्यादा प्रभाव छोड़ने में कामयाब रहता है। ओए, यहाँ कैसे खड़ी की? पार्किंग पे तेरा नाम लिखा है और सारा शहर जानता है पार्किंग में बंटी की है। तूने यहाँ गाड़ी कैसे खड़ी कर दी? क्या बिस्किट? पेश है अनमोल बटर बेक बिस्किट्स, इतना बटरी कि दिल पिघल जाए। कहीं पार्किंग यार, कहीं पे भी लगा ले। कमला हैरिस पर डोनाल्ड ट्रंप भारी हैं। यह उनका तीसरा राष्ट्रपति चुनाव है। पहली बार 2016 में वो राष्ट्रपति बन चुके हैं, लेकिन वो दूसरा चुनाव जो बाइडेन से हार गए थे। इस बार वो अनुभव के मामले में कमला हैरिस पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। प्रचार की बात करें तो दोनों में बराबरी की टक्कर नजर आ रही है। दोनों ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। दोनों के भाषणों की बात करें तो इसमें भी बराबरी की टक्कर नजर आ रही है। ट्रंप में जहां रॉक स्टार का स्वैग दिखाई देता है, तो पिछले कुछ हफ्तों में कमला हैरिस ने भी दमदार भाषण दिए हैं। दोनों की रणनीति की बात करें तो इसमें सर्वे बता रहे हैं कि ट्रंप और कमला में बराबर की टक्कर है। ट्रंप और कमला की लोकप्रियता भी अगर सर्वे जो किए गए उसमें देखी जाए तो ऑलमोस्ट बराबर है। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो पॉपुलैरिटी के मामले में डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नए सर्वे बताते हैं कि दोनों में अब बराबरी की टक्कर चल रही है। आखिर चुनाव में दोनों एक दूसरे पर कैसे भारी पड़ते नजर आ रहे हैं, इस पर आप ये रिपोर्ट जरूर देखें। अब से कुछ घंटों बाद दुनिया भर में करोड़ों लोगों की नजर डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच होने वाली लाइव डिबेट पर होगी। पिछले कई हफ्तों से ट्रंप और हैरिस धुआंधार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल सुबह होने वाली डिबेट के बाद बहुत कुछ बदल जाएगा। आमतौर पर कहा जाता है कि प्रेसिडेंशियल डिबेट जिसने जीत ली उसके चुनाव जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। लेकिन डिबेट से पहले ट्रंप और हैरिस की तरफ से एक दूसरे के खिलाफ आक्रामक नैरेटिव चलाया जा रहा है। गैर कानूनी शरणार्थियों का मुद्दा बनाने वाले ट्रंप के सपोर्टर्स ने कमला हैरिस के एक बयान को हथियार बना लिया है, जिसमें वो हैती के लोगों को शरण देने की बात कर रही हैं। जबकि दूसरी तरफ कमला के सपोर्टर्स की तरफ से भी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। कमला हैरिस के सपोर्टर्स ट्रंप के करीबियों के वो पुराने बयान वायरल कर रहे हैं जिसमें ट्रंप को अमेरिका के लिए खतरनाक बताया गया है। यानी रिपब्लिकन्स हों या डेमोक्रेट्स, दोनों तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। लेकिन ट्रंप के लिए कल की डिबेट आसान नहीं होगी, क्योंकि वो दूसरे स्पीकर को बोलते हुए टोक नहीं पाएंगे। जनवरी 2020 में हुई इस डिबेट में जब बाइडेन बोल रहे थे, तब ट्रंप लगातार उन्हें टोक रहे थे। ट्रंप सीधा हमला करने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इस बार वो कमला हैरिस को बोलते हुए नहीं टोक पाएंगे, क्योंकि नियम बदल चुके हैं। एक कैंडिडेट के बोलने पर दूसरे का माइक बंद होगा।